पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। तैयार हो जाइए प्री ओपनिंग सेशन के लिए। भारतीय बाजारों में से शुरुआत के संकेत है एसजेएक्स 50 से 15 अंक ऊपर मजबूत शुरुआत हो सकती है। 8845 पर हमने क्लोजिंग देखी थी कल के सेशन में, सोमवार के सेशन में निफ्टी फ्यूचर्स की, तो 10 पॉइंट के आसपास की मजबूती शायद आपको प्री ओपनिंग सेशन में देखने को मिले। रुपए की चाल पर भी नजर डालेंगे, जहां पर हमने 4 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी मार्केट को क्लोज होते हुए देखा था रुपए पर 62 रुपए 15 पैसे के लेवल पर। लेकिन डॉलर इंडेक्स की मजबूती होती हुई दिखी, उसका कितना असर रुपए पर पड़ेगा ये देखेंगे। लेकिन इस बीच पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 120 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में नजर आएगी, लेकिन निफ्टी 45 अंक के नीचे नजर आ रहा है और उसकी वजह है हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक जो 10% नीचे नजर आएगा। एचसीएल टेक 9% नीचे और एचडीएफसी में 8% की गिरावट है। टेक महिंद्रा 6% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 4%। इन सब में सबसे अहम स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर 2664 से लेकर 2720 की रेंज में कुछ डील्स होने की संभावनाएं बताई जा रही है। आज के बड़ी ब्लॉक डील्स जहां पर 70 लाख शेयर की बिकवाली प्रोमोटर्स की तरफ से हो सकती है, तो इस स्टॉक पर आप अपनी नजर जरूर रखें। आज के लिए मजबूत क्या है, कोई खास नहीं, पीएनबी 1.5% ऊपर दिख रहा है, अदरवाइज सारे स्टॉक्स काफी शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। रुपए में थोड़ी सी कमजोरी 4 पैसे की जो सोमवार के लेवल से वो फिर से आते हुए दिख रहे हैं। तो 62 रुपए 20 पैसे पर रुपए ने अपनी शुरुआत की है आज की पारी की। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक और स्टॉक है सिद्धार्थ, जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, साथ ही भेल पर भी दीजिए। कैपिटल गुड्स स्पेस पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स को 119 करोड़ का ऑर्डर मिला है। भेल का डाइवेस्टमेंट अप्रूव होने के बावजूद स्टॉक का गैप डाउन ओपनिंग के बाद फिर से रिकवर करता हुआ नजर आया है। इन दो स्टॉक में किस तरह से ट्रेड करेंगे आज आप? क्रॉम्पटन ग्रीव्स मुझे नहीं लगता कि 119 करोड़ का ऑर्डर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए, और हम देख रहे हैं कि इसमें काफी दबाव रह रहा है ऊपर के सर से। इनफैक्ट 190 के आसपास इसका जो रेजिस्टेंस था वहां से हमने काफी शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखी थी अनिल जी। रिसेंट बाउंस बैक आया है, लेकिन रिसेंट बाउंस बैक स्टॉक को 170-175 के ऊपर लेके जाने में उतना स्ट्रेंथ नहीं बता रहा है। मैं ये स्टॉक को बाय नहीं करूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मार्केट में थोड़ी कमजोरी चलती है और अगर ये स्टॉक करेक्ट होकर 155-160 के आसपास आता है तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बाय हो सकता है। बीएचईएल मेरे हिसाब से एक बड़े दायरे में काफी बुलिश थे लोग ये स्टॉक के ऊपर, बट मुझे इसमें 290-285 के ऊपर ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा था। अगेन 240-235 के नीचे डाउन साइड नहीं है, तो अगर मुझे बीएचईएल 235-240 के आसपास मिलता है तो आई वुड गो अहेड एंड बाय इट, और अगर 290-295 के आसपास अगर स्टॉक दिखता है तो प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, मे नॉट शॉर्ट लेकिन प्रॉफिट बुक करूंगा 290-295 के आसपास। तो दोनों स्टॉक दायरे के आसपास रहेंगे, बाय ऑन डिप्स रहेंगे, लेकिन अभी दोनों में मैं बाइंग नहीं करूंगा। राजेश, इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसी कंपनी जिसको आमतौर पर इतनी सुबह सुबह हम बात नहीं करते हैं, लेकिन तमाम प्री मार्केट में भी एक्टिविटी दिखाती हुई है। एचसीएल इन्फोसिस्टम्स, मोजर बेयर, डीलिंग जैसी कंपनी हम एक्सक्लूसिव पिकअप कर रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया के तहत जो बजट अनाउंस होने वाला है 28 फरवरी को, यानी कि अगले हफ्ते शनिवार को, उसमें खासतौर पे इम्पेटस दिया जा सकता है, खासतौर पे जोर दिया जा सकता है उन कंपनीज को जो कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स या रिलेटेड डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने का काम करती हैं। ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से मंडे को भी एक्टिव थे और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इंडिकेशन आ रहे हैं मजबूती के। चार्ट्स में अगर आप ये कंपनी ट्रैक करते हो सर, कैसी लग रही है? इनमें से कोई स्पेसिफिक स्टॉक खासतौर से एचसीएल इन्फो पर वो तो माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल के साथ करार भी हुआ है 3 साल, ये एक बड़ा करार हो सकता है, इसलिए शायद स्टॉक भी 11-12% के आसपास एक्चुअली प्री ओपनिंग में इंडिकेशन दे रहा है। बड़ी गैप अप ओपनिंग दिख रही है यहाँ पर। देखिए, एचसीएल इन्फो में हमने देखा पिछले एक महीना ये कंसोलिडेट हो रहा है और इसका जो बेस बना है करीबन 42 के आसपास, जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 50 के आसपास है। जो फॉर्मेशन बनता है एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन है, और मुझे लगता है कि 50 के ऊपर ये चला जाए तो इसमें बहुत एक स्ट्रांग अपमो आएगा, तो इट्स अ बाय ऑन डिप काउंटर फॉर मी। इसका जो इमीडिएट टारगेट लगता है वो करीबन 64 के आसपास लगता है, सो इट्स अ बाय। रही बात डीलिंग की, तो मुझे लगता है कि डीलिंग का जो चार्ट है वो स्ट्रेंथ ही दर्शाता है। इनफैक्ट हमने इसमें हर करेक्शन में बाइंग ही देखी है, तो मुझे लगता है कि डीलिंग वुड बी ए सेफर बेट अगेन। अगर अग्रेसिव ट्रेडर है तो डेफिनेटली डीलिंग के लिए सोच सकता है। जैसे हिग्जावेयर एक काउंटर है कि हर गिरावट में उसमें बाइंग ही आता है, वैसे ही डीलिंग का काउंटर है, तो डीलिंग अगेन अ बाय। मुझे लगता है कि 160 ऑन अ पोजिशनल बेसिस डीलिंग का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में टारगेट नहीं आ सकता क्योंकि इट इज ट्रेडिंग इन एन अनचार्टेड टेरिटरी, तो अपसाइड टारगेट बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर फ्रेश खरीदी है, अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो करीबन 170 के आसपास बाय करिए, 150 ऑन अ पोजिशनल बेसिस स्टॉप लॉस रखिए एंड होल्ड फॉर द टारगेट्स। एचसीएल इन्फो, डीलिंग दोनों चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं, खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन टेलीकॉम एज अ स्पेस, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे, जिस तरह से बिडिंग की बात आई है, खासतौर पर रिलायंस जियो 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का अर्नेस्ट मनी उन्होंने डिपॉजिट करा है।
आसान शब्दों में आप सबको समझा दूं, 4,000 करोड़ रुपए के ऊपर का अर्नेस्ट मनी मतलब हुआ कि कंपनी तैयार है बड़े एग्रेसिव बिडिंग के लिए। दिवेन भाई, इस पिक्चर को देख के लग रहा है कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए दिक्कत की बात होगी। हालांकि सिस्टम शाम और सब ने जब बयान दिए थे तब उन्होंने कहा था बड़ा एग्रेसिव बिडिंग नहीं करेंगे शायद, क्योंकि प्राइसेस बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ आइडिया सेल्युलर जैसी कंपनी के लिए, जिसके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके कई सारे सर्कल्स में लाइसेंसेस एक्सपायर होने वाले हैं। भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों कैसे अप्रोच करेंगे आप सर, या फिर टेलीकॉम एज अ स्पेस अगर कंपनी स्पेसिफिक ना जाना चाहें आप तो? I'll talk about I think broadly the space as a whole. इंडियन टेलीकॉम कंपनीज का आप देखें, उनकी बैलेंस शीट देखें तो काफी हद तक आई थिंक बैलेंस शीट के अंदर डेट कंपोनेंट ज्यादा है। एंड आई थिंक विद दिस पर्टिकुलर बिडिंग टेकिंग प्लेस, द अमाउंट ऑफ मनी विच वुड गो इन द डेट, आई थिंक फर्दर डेट, रेजिंग फर्दर डेट वुड बी रिलेटिवली हायर। So मेरे हिसाब से आई थिंक द एग्जिस्टिंग कंपनीज विच आर ऑलरेडी रीलिंग अंडर द प्रेशर ऑफ डेट, I think they will have to look for alternatives to capitalize their companies in a systematic manner and bring down the debt component. Till that point of time, according to me, I think they would be in a little bit more vulnerable situation. उसके सामने दूसरा एक मीनिंग ऐसा होता है कि जो वॉइस के और डेटा के जो टैरिफ है उसके अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि सपोज इफ दे एंड अप इंक्रीजिंग द वॉइस एंड डेटा टैरिफ बाय 5 पैसा पर मिनट, विच इज अ सब्सटेंशियल जंप, आई थिंक इट इज अनलाइकली दैट इट मे हैपन सून, बट इफ दे डू दैट देन इन सच सिचुएशन शायद उनको ये जो हायर अमाउंट ऑफ डेट जो बैलेंस शीट में आएगा बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम बिडिंग, तो वो आई थिंक वो मिटिगेट कर पाएंगे। According to me, I'll stay away from the current listed space in the of the companies, because मैंने जो हिसाब से बताया उस हिसाब से उनके डेट कंपोनेंट के ऊपर विश्वास थोड़ा कम बैठता है कि they will be in a position to reduce that debt. Vis-a-vis that, I think Reliance appears to be I think a better choice, क्योंकि Reliance के अंदर to a greater extent starting afresh, at the same time they don't have heavy debt component in the balance sheet. So to a great extent, I think this could possibly suggest I think that they may have little better time compared to other competitors. So I would stay with the Reliance Jio, and then when the company gets listed, it would be a better opportunity to look at that company vis-a-vis the current listed players in the telecommunication space. Okay. ये राय आती है इन सारे स्टॉक्स पर, लेकिन आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, इस पर भी फोकस कर लिया जाए। एक्सपर्ट्स की सारी ट्रेडिंग कॉल्स एक साथ लेकर आ रही हैं हमारे साथ पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए क्या ज्यादातर एक्सपर्ट आज खरीदारी की राय दे रहे हैं? जी, आज ज्यादातर कॉल्स में खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। मिड कैप काउंटर से फोकस है और टेलीकॉम काउंटर्स में भी आज खरीदारी देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं पहले कॉल से। इंद्रनारायण बिस्वास वोल्टा इंडिया में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स यहां पर बुलिश हैं और आगे भी इसमें तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 5 से 6 दिन में 148 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है मानस जायसवाल का। इन्होंने अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय दी है। 175 एक स्ट्रॉन्ग बेस था, जहां से एक बाउंस बैक देखने को मिला 186 के लेवल तक, और अगले 2 से 3 दिन में इनका मानना है कि 200 तक के लेवल्स भी इस काउंटर में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए राजेश सतपुते। गुड मॉर्निंग राजेश, बताइए आज आपका फोकस किस तरफ होगा? मॉर्निंग पूजा। जो फर्स्ट कॉल रहेगा दैट विल बी बाय कॉल ऑन हिंदुस्तान लीवर। एक पॉसिबिलिटी है कि एक गैप डाउन ओपनिंग है, तो मैंने जो स्टॉप लॉस 902 दिया था उसको थोड़ा अपडेट करिए 39, इसका स्टॉप लॉस 890 का रखिए। पोजिशनल बेसिस से मुझे लगता है 940 945 का लेवल इसमें आना चाहिए नेक्स्ट 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में। सेकंड बाय कॉल रहेगा ऑन भारती, इसका स्टॉप लॉस रखिए 354 का, टारगेट रहेगा करीबन 382 का। थैंक यू राजेश। आखिरी कॉल है सुमित बगाड़िया का। इन्होंने भी टेलीकॉम काउंटर आइडिया में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि 1 से 2 दिन में 165 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। पांचों ही कॉल्स में आज जानकार तेजी करने की राय दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये राय आती है इन सारे स्टॉक्स पर जहां पर खरीदारी का मौका ही हमारे एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे हैं। शुक्रिया पूजा आपका हमारे लिए ये सारी ट्रेडिंग कॉल्स पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी एक्शन में कर सकते हैं, जहां पर खबरें आ रही कि एफएसआई अब 8 गुना तक मिल सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ प्राइस देनी होगी। रियल स्टॉक्स एक्शन में है। सिद्धार्थ, आपसे भी राय लूंगा क्योंकि 3 रियल एस्टेट स्टॉक्स डीएलएफ को छोड़ दे तो बाकी एचडीएल, आईबुल रियल और यूनिटेक तीनों वायदा कारोबार के बैन में है, यानी कि इंट्राडे ट्रेड ही हो सकता है, पोजिशनल ट्रेड हो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले टेक्निकली आपको कौन सा बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक अच्छा लगता है राजेश? डीबी रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एचडीआईएल, ओबेरो रियल्टी। अनिल जी,
मुझे लगता है सब एक जैसे ही है, लेकिन अगर न्यूज पॉजिटिव है तो सब एक जैसे रिएक्ट भी करेंगे। जो जिसमें ज्यादा बहुत स्ट्रेंथ दिखती है वो ओबेरॉय रियलिटी में है। हमने देखा इसमें जो बेस बनाए करीबन 265 के आसपास इसमें बेस देखा है, और जो सप्लाई देखा है तो करीबन 280 के आसपास देखा है। अगर 280 का लेवल निकाल दे फॉलोइंग द न्यूज तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा ट्रैक्शन देखेंगे, एक बहुत अच्छा अपथर्स्ट आएगा और ये फ्रेश 52 वीक हाई की तरफ चला जाएगा। तो मुझे लगता है अगर बेट ही लेना है मुझे तो मैं ओबेरॉय रियलिटी में ले लूंगा। तो ओवरऑल रियलिटी बेहतर पिक हो सकता है। ध्यान रखिए मुंबई में कहा जा रहा है जो डेंस एरियाज हैं, हाईली पॉपुलेटेड एरियाज है, वहां पे आर्ट का एफएसआई देने की बात करी जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली इन कंपनीज को उस आर्ट के एफएसआई लेने के लिए प्राइस भी पे करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है। सिद्धार्थ से एक वायदा कारोबार की राय, खासतौर पर एचडीआईएल पे सिद्धार्थ, जिस तरह से बड़े निवेशक उसमें घुसते हुए और जिस तरह से स्टॉक की एक तगड़ी रीरेटिंग हो रही है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, वायदा बाजार में किस तरह की पोजीशन एचडीआईएल में देखने को मिल रही है और बाकी जो रियल एस्टेट कंपनीज अनिल जी ने हाईलाइट करी थी सर। एचडीएल क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया है। एचडीएल ने पिछले 2-3 दिनों में 112-113 का रेजिस्टेंस था वो तोड़ के ऊपर गया है। वॉल्यूम्स अच्छे हुए हैं और वायदा कारोबार में पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें अनवाइंडिंग हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक आज मार्केट वाइड बाय एंड लिमिट में होना चाहिए। तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन सकती है, वेदर बनाना चाहिए या नहीं चाहिए दैट इज डिफरेंट इशू। ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जिनका नजरिया 2 या 3 दिन के आसपास का होता है वो उसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि बॉम्बे बेस्ड रियलिटी नहीं है, लेकिन डीएलएफ एक अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा है। 150 के आसपास इसको सपोर्ट है, बिटवीन 150 एंड 160 इसने 2 या 3 बड़ी नेगेटिव न्यूज ऑब्जर्व की है और रियल एस्टेट में ही हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा स्टॉक्स में बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि डीएलएफ अराउंड 150-155 इज अ गुड बाय, और अगर आप बहुत बड़ा अपसाइड अगर नहीं भी दिखता है तो इसमें कवर्ड कॉल राइटिंग हो सकती है। तो 150-155 के आसपास खरीदे और मार्च सीरीज के 170 या 180 के कॉल बेचे। ये मैं रियल एस्टेट में ये 2 स्टॉक्स में एक्टिव रहूंगा। यूनिटेक आई थिंक वुड रिमेन इन मार्केट वाइड बैन लिमिट बिकॉज उसमें एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट देखा है हमने। ओके सिद्धार्थ, इससे पहले मैं आपसे तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज का चेक लूं क्योंकि हमने देखा था मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कई सारी फार्मा कंपनीज दबाव में थी। राजेश आपके पास आना चाहूंगा। एक ऑब्वियस आज कमजोर स्टॉक होगा हीरो मोटोकॉर्प का। दूसरी दिक्कत की बात है आईआरबी इंफ्रा के लिए, जिस तरह से कहा जा रहा है वो सतीश शेट्टी मर्डर केस की फिर से इन्वेस्टिगेशन या जांच खुलती हुई नजर आएगी। स्टॉक इंडिकेशन दे रहा है ऑब्वियस है कि कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। चार्ट्स पे लेकिन कैसा लग रहा है? कमजोरी शायद ऑब्वियस होगी, लेकिन उस कमजोरी में क्या खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, फिर इस काउंटर से समय दूर रहूं? देखिए एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न इसमें जो बेस बना है वो 250 के आसपास बना है, लेकिन इसमें पोजीशंस जो है वो लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग जो है वो होल्ड रखे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूज निगेटिव है और अगर 250 का लेवल टूटता है तो लिक्विडेशन डेफिनेटली यहाँ पे बनेगा। कॉन्ट्रा हो सकता है, हम देख रहे हैं कि रियलिटी और इंफ्रा में आप ही कह रहे हैं कि जैसे न्यूज आ रहा है, लेकिन उसके न्यूज के चलते उसके न्यूज के परे ये काम हो सकता है और इसमें सेलिंग आ सकता है। तो मुझे लगता है कि 250 का लेवल वॉच करिए। अगर ये लेवल टूटता है, क्योंकि मुझे लगता है कि टूटेगा, अगर टूटता है तो डेफिनेटली इसमें एक सेल ऑफ आएगा और ये 210 तक गिर सकता है। तो मेरे लिए तो एटलीस्ट अवॉइड सेक्शन में ही रहेगा, मैं इसमें काम नहीं करूंगा क्योंकि शॉर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। 250 अगर टूटता है तो मे भी एग्रेसिव ट्रेडर जो है निफ्टी पर बेरिश है, बैंक निफ्टी पर बेरिश और स्टॉक में नेगेटिव न्यूज फिर भी डर रहे हैं शॉर्ट करने के लिए। अनिल जी क्या है ना, एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न न्यूज बेस्ड काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि न्यूज के परे होता है। न्यूज पॉजिटिव है तो रिएक्ट कभी कभी निगेटिव। हमने देखा रिजल्ट अच्छा है और स्टॉक्स देखना है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या होता है, वो इंटरेस्टिंग होगा। तो 4% नीचे आईआरबी इंफ्रा खुलने के संकेत देता है फिलहाल। लेकिन फार्मा स्टॉक की बात कर रहे थे सिद्धार्थ, हम सोमवार के सेशन में स्टॉक्स में अच्छी खासी कमजोरी थी। रैनबैक्सी, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स 3-4% गिरे भी थे, लेकिन आज लुपिन को लेकर एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है कि पोलैंड की कंपनी के साथ इन्होंने अस्थमा की ड्रग के लिए टाई अप किया है, जॉइंट वेंचर किया है। लुपिन क्या लॉन्ग बनता है और क्या कोई और फार्मा स्टॉक आपके रेडार पर है जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट बनाएंगे आप? लुपिन हमारे हिसाब से ओवरबॉट जोन में है और इन हाउस कॉल तो बाय है, लेकिन आई थिंक नाउ वो न्यूट्रल की तरफ शायद चला जाएगा जिस तरह से प्राइस राइज हुई है। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं सजेस्ट करेंगे यहाँ पे। जहां तक रैनबैक्सी और सनफार्मा में जो फॉल आया था, आई थिंक दैट मे बी ड्यू टू जो डील से रिलेटेड कुछ होगा उसका। वॉट वी आर पॉजिटिव ऑन इज डॉक्टर रेड्डीज। एक ये स्टॉक है जहां पे हमने अच्छा मोमेंटम देखा है, लॉन्ग पोजीशन भी बढ़ती हुई देखिए। बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ से आने के चांसेस कम है और हम सजेस्ट करेंगे इसमें लॉन्ग पोजीशंस बरकरार रखें। ग्लेनमार्क एक ऐसा स्टॉक है जो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये स्टॉक करेक्शन के बाद एक अच्छा सपोर्ट लेके अगेन द स्टॉक इज गोइंग हायर। ये एक स्टॉक में सजेस्ट करूंगा कि इस पे भी बाय ऑन डिप्स आप किए जा सकते हैं।
बायोकॉन ने काफी टाइम के बाद आपको हायर टॉप दिया है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल मेंटेन कर रहा हूँ और हमने देखा कि इसमें काफी सारी शॉर्ट पोजीशन जो खड़ी थी वो अब स्क्वायर ऑफ हो गई, यानी कि जो नेगेटिविटी थी स्टॉक में वो निकल रही है। हालांकि स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% का करेक्शन दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है स्टॉक में 425 430 के नीचे बड़ा डाउनसाइड है। इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक और इसमें हमारे काफी एग्रेसिव टारगेट्स हैं। ओके, गिरावट में खरीदारी करें, ये राय आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर और फार्मा शेयरों में आज भी एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार एकदम शांत शुरुआत, यानी कि ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होगा डायरेक्शन का पता लगाना। शुरुआत हम सोमवार के लेवल के आसपास ही करेंगे। सेंसेक्स आधा पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर है, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में एक संकेत साफ है कि हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर 70 लाख शेयरों का बड़ा सौदा होना तय है, वहां पर साफ तौर पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। स्टॉक 3.5% कमजोर है, 2700 के लेवल के ऊपर प्री ओपनिंग सेशन में संकेत देता है। क्वालिटी आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत हुई है सेंसेक्स पर और निफ्टी 5 अंकों पर हरे निशान में से लाल निशान में फिसलता हुआ सेंसेक्स, लेकिन अब 9 पॉइंट ऊपर है और 3 पॉइंट ऊपर निफ्टी है। आइए हीरो मोटोकॉर्प की तरफ, अभी बड़े सौदा होना बाकी है, अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन 3% नीचे स्टॉक नजर आया। 2725 के आसपास यहाँ पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स थोड़े बेहतर जरूर है, लेकिन जिस तरह के सौदे आप देखना चाहते हैं शायद अभी तक वो होना साफ तौर पर बाकी है। तो हीरो मोटोकॉर्प पर नजर डेफिनेटली रहेगी। फिलहाल जो वॉल्यूम्स हीरो मोटोकॉर्प में दिख रहे हैं वो अब तक मुश्किल से 1,90,000 शेयरों का कारोबार यहाँ पर हुआ है एनएससी पर। लेकिन इसके अलावा स्टॉक जो एक्शन में है 1.5% नीचे एनएमडीसी है, 1.5% नीचे सेसा स्टरलाइट है, टाटा मोटर्स की ग्लोबल सेल्स के आंकड़े कमजोर रहे हैं, होलसेल बिक्री के आंकड़े 1.5% ये स्टॉक भी नीचे है और साथ ही भारतीय एयरटेल में 1% का नुकसान। पॉजिटिव क्या है? कोल इंडिया, यहाँ पर देखिए आप लगभग 1.25% के आसपास की मजबूती, पीएनबी 1.25% मजबूत, एक्सेल टेक भी 1% ऊपर है। हरे निशान में अब तक बने रहने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी का इस वक्त रुझान। और आइए वायदा कारोबार की तरफ, 5% के आसपास की बड़ी कमजोरी आईआरबी इंफ्रा में बनती हुई दिख रही है और ये स्टॉक सबसे बड़ा लूजर है इस वक्त वायदा कारोबार में। जेपी पार 6.5% ऊपर है, एक कॉल ब्लॉक हासिल किया इन्होंने, हालांकि बिडिंग एग्रेसिव की है लेकिन बाजार को पसंद आता हुआ। आइशर मोटर 2.5% ऊपर है और हम रियल एस्टेट शेयरों की बात कर रहे थे, एचडीआई यूनिटेक दोनों ने पॉजिटिव शुरुआत की है आज के सेशन की। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। इंतजार ब्लॉक डील्स का है। हीरो मोटोकॉर्प में अब तक लगभग 2,30,000 करोड़ का कारोबार हुआ, 2,30,000 शेयरों का कारोबार जरूर हुआ है, लेकिन बड़े ब्लॉक्स अभी देखना होगा किस तरह से आगे डेवलप होते हुए नजर आते हैं। आशीष, और कौन से स्टॉक सेक्शन में? जैसे आपने हाईलाइट करा है, पॉजिटिव शुरुआत होती हुई एसएक्स निफ्टी की तर्ज पे है, तो 1/4% के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ सेटल होते हुए ब्रॉडर मार्केट्स में एक बार फिर से मोमेंटम वापस लौटता हुआ। तो मिड कैप्स 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप्स में हम देख रहे हैं 0.5% के आसपास का अप मूव देखने को मिल रहा है। मैं हाईलाइट इसीलिए दे रहा हूं, फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से आपने देखा होगा ब्रॉडर मार्केट्स में मुनाफा वसूली का दबाव शुरुआती मजबूती के बाद देखने को मिला है, लेकिन अब मिड कैप और माफ कीजिएगा स्मॉल कैप इंडेक्स में 2/3% के आसपास की मजबूती है। ऑटोज एक स्पेसिफिक पॉकेट है जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रही है, शायद हीरो मोटोकॉर्प का पूरी तरह से इंपैक्ट वहां पे देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट में खरीदारी है, एफएमसीजी कंपनीज में सिलेक्टिवली बाइंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी इस समय कंसोलिडेशन जोन में नजर आ रहा है, हल्के हरे निशान। इनफैक्ट अब तो मेरे ख्याल से बैंक इंडेक्स 1/3% के आसपास और बैंक निफ्टी में भी 1/3% के आसपास की मजबूती आती हुई। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉकेट जो आज की ट्रेडिंग सेशन में अब तक सपोर्ट करती हुई। जहां तक ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मोजर बेयर, एचसीएल इन्फो सिस्टम, आवाज की एक्सक्लूसिव खबर आपको याद होगा और यही स्टॉक्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। इन दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। ज्योति स्ट्रक्चर्स, जेवी को एक अच्छा ऑर्डर मिला है, तगड़ा ऑर्डर मिला है। स्टॉक लगातार कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था, आज 10 से 11% के आसपास की मजबूती है। सुजलॉन में हमने देखा था मंडे को इवेंचुअली एक 20% का अपर सर्किट लगा था, आज 6.5% के आसपास की मजबूती के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। हमने मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज की बात करी थी, ध्यान रखें उन कंपनीज को भी फायदा होगा जिनका मुंबई जो लैंडलॉर्ड्स ने कहना चाहिए। बॉम्बे डाइंग इस लिहाज से फोकस में 6% के आसपास के पॉजिटिव मूव के साथ। डीबी रियल्टी में भी हम देख रहे हैं 2-2.25% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड्स पड़ते हुए। पीपल ऑफ डिफेंस में हमने देखा था मंडे की ट्रेडिंग सेशन में दबाव, कुछ मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला था, लेकिन आज ये स्टॉक फिर से हरकत में आता हुआ 7% की मजबूती और ऑलमोस्ट 75 के लेवल्स को अब किस करता हुआ इस समय। तमाम रियल एस्टेट कंपनीज एक्टिव हैं, एचडीआई, यूनिटेक, अनिल ने भी हाईलाइट करा था, इनमें आज भी खरीदारी का सिलसिला जारी रहता हुआ। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को छोटा ही सही एक ऑर्डर मिला है, 1-1.25% के आसपास की मजबूती है। मेरे ख्याल से कल इस कंपनी के एक बोर्ड की बैठक भी, उससे पहले भी कुछ बाइंग इमर्ज होती हुई। टीसीएस मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 2% के आसपास का मूव था पॉजिटिव साइड में, आज भी ये दिग्गज स्टॉक 0.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। टेलीकॉम कंपनीज की हमने बात करी थी, आइडिया सेलुलर में कमजोरी के साथ ट्रेड्स पड़ते हुए, भारतीय एयरटेल भी दबाव के साथ। आइडिया सेलुलर पर ही एक जो एक्शन होता दिख रहा है वो हाईलाइट करना चाहता हूं। यहाँ पर 3 बड़े सौदे होते दिखे हैं आइडिया सेलुलर में आज सुबह सुबह, और
तीनों ही सौदे यहाँ पर एनएससी पर होते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए, एक ट्रेड हुआ है 5,70,000 शेयरों का, एक 11,50,000 शेयरों का, एक 5,63,000 शेयरों का। तो आइडिया सेल्युलर में बड़े वॉल्यूम्स होते हुए दिख रहे हैं, बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि अब जो प्राइस इस वक्त आइडिया सेल्युलर की चल रही है उससे ऊपर हुए हैं, क्योंकि जो सौदा हुआ है 160 रुपए, ओके 160 रुपए पर एक सौदा हुआ है, 159 रुपए 20 पैसे पर 2 सौदे हुए। 3 बड़े सौदे आइडिया सेल्युलर में हुए। हीरो मोटोकॉर्प में हालांकि क्वांटिटी छोटी है, लेकिन 2 बड़े सौदे हुए हैं। 32,000 शेयरों का एक हुआ है, 20,000 शेयरों का एक हुआ है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जहां पर बड़े सौदे होते दिख रहे हैं वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में आप देखिए लगभग 0.15 हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है। 1,85,000 शेयरों के 2 सौदे होते दिख रहे हैं, यानी कि लगभग 4.25 लाख शेयरों का कारोबार यहाँ पर डिलीवरी के बेस पर हो चुका है। एनएससी पर ये सौदे हुए 2890 रुपए पर 2 बड़े 2880 और 2890, इन 2 लेवल्स पर टेक महिंद्रा में भी बड़े सौदे होते दिख रहे हैं। तो एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से काफी जबरदस्त। सुज़लोन एक और स्टॉक है जहां पर बड़े सौदे होने का सिलसिला आज भी चल रहा है। मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर लगभग 5 बड़े सौदे नजर आ रहे हैं सुज़लोन में, और अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर भी होता हुआ दिखा। लेकिन जो बड़े ट्रेड्स 2 हुए हैं, आइडिया सेल्युलर और टेक महिंद्रा, इन पर चार्ट्स पर आपकी राय लेना चाहता हूँ। राजेश, क्या कह रहे हैं इन दोनों के चार्ट्स? क्या कहीं कोई लॉन्ग शॉर्ट करने का मौका दिख रहा है आपको? अनिल जी, मुझे लगता है कि आइडिया सेल्युलर में ज्यादा चांसेस दिखते हैं, क्योंकि 155 के आसपास इसमें सपोर्ट बनता है, दैट इज 200 DMA लेवल, और मुझे लगता है कि अपसाइड में इसका जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा, और इसका जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 170 प्लस तक। टेक महिंद्रा मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि एक साइडवेज रेंज है 2750 ऑन द लोअर साइड एंड 3000 ऑन द हायर साइड, सो 250 रुपए का रेंज है। वी आर समवेयर इन बिटवीन 2900 के आसपास। तो मुझे लगता है कि सबड्यूड टेक महिंद्रा रहेगा, लेकिन जो ट्रैक्शन है वो जो बाइंग इंटरेस्ट है वो आइडिया में जनरेट हो सकता है। पीपल ऑफ डिफेंस इस समय 11-12% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ लगता है। फिर से बाजार बड़ा होपफुल हो रहा है कि वो डील इवेंचुअली होने वाली है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। हमने देखा था मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कुछ बड़ा चंक्स बिकते हुए नजर आए थे, लेकिन आज फिर से यहाँ पे तगड़ा स्पर्ट है। सुज़लोन एनर्जी, जो अनिल भी हाईलाइट कर रहे थे, 6% के आसपास के मूव हैं। राजेश, क्विकली दोनों ही काउंटर, सुज़लोन में क्या करना चाहिए? अगर मेरे पास पोजीशन पहले से बनी हुई थी, होल्ड करने की रिकमेंडेशन होगी, क्या फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकता हूं? और पीपा ऑफ डिफेंस में क्या करना चाहिए? आशीष, यहाँ पे पीपाओ में मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है बहुत ही स्ट्रांग है, और 62 के आसपास इसमें बेस बना है, और जो अपसाइड टारगेट है वो 90-92 के आसपास रहेगा। तो इट्स अ बाय फॉर मी। सेकंड जो सुज़लोन है, मुझे लगता है कि सुज़लोन में जो मोमेंटम है न्यूज बेस बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। इनफैक्ट बजट के सामने भी मुझे लगता है कि विंड एनर्जी के हिसाब से, और इसमें भी बहुत बाइंग इंटरेस्ट आएगा। न्यूज भी अच्छी खासी आ रही है, तो मुझे लगता है कि सुज़लोन विल बी अ बेटर बेट। अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो सुज़लोन ऑन ए पोजिशनल बेसिस रखना चाहिए। करीबन इसका पोजिशनल जो टारगेट बनता है एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न, दैट इज समवेयर नियर 38 to 40 रुपीज। सो इट्स अ बाय ऑन डिप। देवेंद्र भाई, इस तरह की कंपनियों को कैसे अप्रोच करें? जैसे सुज़लोन में हमने देखा कुछ नए प्रोमोटर्स या नए फंड इन्फ्यूजन होते हुए दिखे हैं बड़े कॉर्पोरेट्स की तरफ से। पीपावाओ में भी यही बात करें। ये दोनों ही कंपनियां हाई डेट से जूझ रही थी, कर्जा काफी ज्यादा था। इधर महिंद्रा जैसा बड़ा ग्रुप यहाँ पर आने की बात कर रहा है, इस तरह की बातें चल रही। क्या इन कंपनियों में बड़े इन्वेस्टर, बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप जुड़ने से कोई बात बनती है, या फिर बैलेंस शीट इतनी खराब है कि दूर रहना चाहिए? Anil ji, messed up financials but strong business prospects. That is a one-line summarization for these companies. मेरा ऐसा मानना है कि if you correct the first part right, that is I think जो financial mess up है, then I think the underlying business is definitely I think positive. That is one thing which is easily concluded in many of the infrastructure companies. And you probably would find that many of the good quality infrastructure company assets are going to be grabbed by some of the investors in a similar fashion in which it is happening right now. तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इन्वेस्टर अच्छे बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं उनको ये चीज के ऊपर जरूरी बनता है ध्यान कि along with I think if they find that I think the financial restructuring is taking place in those companies, or I think new investors coming into those companies, then for them I think it is going to be a better opportunity going forward. I'll not go into specifics of any companies, but मेरा ऐसा मानना है कि most of the infrastructure asset ownership businesses, be it in power generation, be it in the road construction, be it in the port areas, or be it in the defense railways related areas,
मेरा ऐसा मानना है कि आगे के समय के अंदर यू विल फाइंड न्यू बायर्स कमिंग इनटू सम ऑफ दिस कंपनीज हु आर हैविंग डिस्ट्रेस बैलेंस शीट, एंड दैट्स वेयर यू मे प्रॉब्ली सी अ बेटर prospect going forward, but it is a long term investment program for those investors who want to consider that way. Otherwise, I think those who want to time it better, I think they'll have to really keep monitoring the deals which are happening in the market, and based on that, देवेंद्र भाई यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, सीधे चलते हैं वहीं पर। On other sectors, in terms of advanced materials and technologies, that is why we are focusing on developing India's defense industry with a sense of mission. This is why it is at the heart of our Make in India program. We are reforming our defense procurement policies and procedures. There will be a clear preference for equipment manufactured in India. Our procurement procedures will ensure simplicity, accountability, and speedy decision making. We have raised the permitted level of foreign direct investment to 49%. This can go higher in the project brings state-of-the-art technology. We have permitted investments up to 24% by foreign institutional investments. And there is no longer a need to have a single Indian investor with at least a 50% stake. Industrial licensing requirements have been eliminated for a number of items. Where it is needed, the process has been simplified. We are expanding the role of private sector even for major platforms. Our goal is to provide a level playing field for all. We speak in terms of national capacity, not public sector or private sector. Offset system is a crucial instrument to develop and upgrade our defense industry. We have introduced significant reforms in our offset policy. I'm actually aware that it will need a lot of improvements. We will pursue them in consultation with domestic industry and our foreign partners. I want our offset policy not as a means. तो प्रधानमंत्री यहाँ पर बात करते हुए एरो इंडिया शो में इस वक्त हम फिर से लौटेंगे उनके पास, लेकिन इस बीच बाजार 95 अंक ऊपर सेंसेक्स पर और निफ्टी पर 25 अंकों की शानदार मजबूती। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे बाजार पर, लेंगे म्यूचुअल फंड्स का नजरिया। हमारे साथ जुड़ेंगे प्राइमरी का म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ बीपी सिंह इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार इस बीच मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 75 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 15 अंकों की मजबूती। बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ प्राइमरी का म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ बीपी सिंह कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। काफी इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है बाजार में। ट्रेंड कुछ दिनों तक तेजी का, फिर करेक्शन एक साथ कई दिनों का, फिर से तेजी का माहौल। आज लगातार छठा दिन है जब बाजार पॉजिटिव है। कैसे पढ़ रहे हैं आप बाजार के डायरेक्शन को, और इस तरह की वॉलेटिलिटी का क्या मतलब निकाला जाए, आगे के लिए क्या डायरेक्शन दिख रहा है आपको? नमस्कार। देखिए, बाजार जो है उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अप है ऊपर की तरफ, और जैसे हमने साल की शुरुआत में भी कहा था कि 2015 में मार्केट जो है 2014 से अच्छा करेगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कॉशन करना चाहेंगे कि बीच बीच में करेक्शन होते रहेंगे, और कारण बाजार ऊपर जाने का बहुत सिंपल सा है कि इस साल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। आरबीआई जिस तरह से रेट कट करेगा और जिस तरह से हमारा रुपया अब स्ट्रांग हो रहा है, दोनों को कॉम्बिनेशन यदि आप देखें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रही है, और साथ ही साथ कंपनीज की मार्जिन बढ़ रही है। हालांकि बीच बीच में कंपनी जो कि लेवरेज्ड हैं, उनकी निगेटिव परफॉर्मेंस की वजह से और लोगों को कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मार्केट में रिकवरी है, इसलिए करेक्शन भी होते रहेंगे। तो जैसे आपने कहा कि करेक्शंस हुए और फिर से रैली आ गई, तो वो होगा। बजट इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट होगा
जो कि मार्केट को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देगा आगे की तरफ चलने के लिए। लेकिन इस लिहाज से क्या आपको लगता है कि जो प्री बजट मार्केट लगभग हाइस के आसपास, हाइस से हम बहुत ज्यादा दूर रहे हैं, मुश्किल से 200 पॉइंट नीचे है, जो हाई के आसपास ट्रेड करने की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्या पोस्ट बजट फिर नए हाइस के पार जाकर टिकने की क्षमता बनती है? क्या आपको लगता है यही मोमेंटम बजट के बाद भी जारी रह सकता है? देखिए, बजट के बाद में इमीडिएटली तो शायद ना हो, क्योंकि बजट इस तरह जो लोगों ने सोच रखा है, बजट उस तरह का नहीं होगा। ये बजट होगा जहां पे कि इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसकी वजह से कि इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम कम हो, इकोनॉमी की समस्याएं कम हो। जबकि हम सभी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ही कैची जो चीजें हैं उसको ढूंढते रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारी कैची चीजें हमें नहीं मिलेगी, बट बहुत सारी चीजें होंगी जिनको समझने की जरूरत होगी। तो यदि आप 2 या 3 महीने का पर्सपेक्टिव ले बजट के बाद में, तो मार्केट निश्चित तौर पे एक नए ऊंचाइयों पे जाएगा। मैं भी शायद 1 आध सप्ताह बजट के बाद में ना उतना अच्छा चले, लेकिन आप यदि 2-3 महीने का व्यू लें तो मार्केट जरूर ही ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसे में आप जो लगातार बैंकिंग शेयरों पर बुलिश रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या बजट के बाद एक रेट कट की संभावना बनती है और बाजार की इस तेजी की लीडरशिप क्या फिर से बैंकिंग शेयरों से आती हुई दिखेगी? और उस लिहाज से प्राइवेट या फिर पब्लिक, किस तरह के बैंक्स आपको ज्यादा पसंद है? बिल्कुल सही बात है। हमारा ये मानना है कि बजट के बाद में आरबीआई के लिए रेट कट करना एक काफी जरूरी चीज हो जाएगी, और वो करेंगे भी, और न केवल बजट के बाद बट उसके बाद के भी बाकी बचे हुए महीनों में, पूरे साल भर में कई मरतबा रेट कट होगा। वो तो डेट की बात हो गई। साथ ही साथ चूंकि रुपया अप्रिशिएट होने लगा है और उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, तो आप ये देखेंगे कि कैपेक्स भी इस इकोनॉमी में पिकअप होगी, तो उसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ जो है करीब 2 क्वार्टर के बाद में आएगी, जो कि बैंक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो लीडरशिप जो है वो मार्केट में वो शिफ्ट होगी, और आने वाले 12 से 24 महीनों में मार्केट की लीडरशिप बैंक्स और कैपिटल गुड सेक्टर और कंस्ट्रक्शन, इन सारे सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जो कि पिछले सालों में फार्मा और एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में थी। तो ऐसे में बैंकिंग शेयरों की तेजी तो बरकरार रहेगी, लेकिन क्या आपको इसके साथ ही इकोनॉमी से जुड़े हुए दूसरे सेक्टर पसंद आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, क्या आप फॉलो अप रैली बाद में इनमें भी बनती हुई दिख सकती है? बिल्कुल। देखिए, बैंकिंग सेक्टर तो अच्छा करेगा ही। ये सारे सेक्टर्स जो जहां की कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये कंपनीज जो हैं काफी अच्छा करेंगे। इकोनॉमी में कैपेक्स होगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जो कंपनीज जो कि बहुत ही लिवरेज नहीं है और इन बड़े ऑर्डर्स के लिए जो बिड कर सकते हैं और जो इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं, ये सारी कंपनी जो हैं उनकी री रेटिंग होगी। तो न केवल अर्निंग ग्रोथ बट साथ साथ री रेटिंग की वजह से ये सेक्टर्स, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कैपिटल गुड्स है, इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, जैसे पावर इक्विपमेंट हो गए या आपके लॉजिस्टिक इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, ये सभी कंपनी जो है ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन एक और स्पेस जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, रादर एक कमोडिटी पर, वो क्रूड है। अब फिर से ब्रेंट क्रूड के दाम धीरे धीरे $62 के आसपास आ गए। इनफैक्ट कमोडिटीज की प्राइसेज में जो रिकवरी आती हुई दिख रही है वो ग्लोबल मार्केट्स को पसंद आ रही है। लेकिन क्या हमारे लिए कहीं कोई खतरे वाली बात शुरू होती दिख रही है, या फिर फिलहाल $60-65 की रेंज में अगर क्रूड बना रहे तो हमें घबराने की जरूरत नहीं? इंडियन मार्केट्स पर किस तरह का असर पड़ते हुए देख रहे हैं आप? हमारा ये मानना है कि अगले 12 से 18 महीने तक कमोडिटी प्राइसेस जो है वो ऊपर ज्यादा नहीं आएंगे। अभी जो हो रहा है उसको कहते हैं कि डेड कैट बाउंस, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गिरने के बाद में एक थोड़ी सी बाउंस होती है मार्केट में, वो हो रहा है। देखिए, यूरोप ने इतना बड़ा क्यूई किया है जिसकी वजह से यूरो डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा है, और इन कमोडिटीज में डॉलर कैरी ट्रेड काफी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और जब डॉलर अप्रिशिएट होने लगता है तो वो कैरी ट्रेड जो है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब वो नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में कमोडिटी जो है वो अच्छा नहीं करेंगे। साथ ही साथ यदि आप चाइना और यूरोप की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान दें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही स्लो हो गई है, इनफैक्ट कहीं कहीं पे निगेटिव होने लगी है। तो ऐसी परिस्थितियों में डिमांड भी कम है। तो हमारा ये मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों में हमें
कमोडिटी को लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमोडिटी के भाव इसी लेवल पे या यहाँ से थोड़ा नीचे ही होंगे। ओके, तो कमोडिटीज को लेकर घबराने की फिलहाल जरूरत नहीं, और हमेशा से आप बुलिश रहे हैं बाजारों पर काफी लंबे समय से। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपने डायरेक्शन की बात रखने के लिए। 95 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट जो होता दिख रहा है वो है कॉल ब्लॉक ऑक्शन का। नीलामी को शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है, कंपनियां बढ़ चढ़कर बोलियां लगा रही। क्या संकेत हैं ये सरकार के लिए? सरकार के लिए कितनी खुशी की बात है और कंज्यूमर्स पर कितना असर पड़ेगा, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख साहब। पारेख साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पुराने कॉल ब्लॉक्स जो कंपनियों के पास थे, जो आवंटित किए गए थे, उनके लिए अब तक जो रुझान आ रहे हैं 4 दिनों के, वो दमदार बोलियां लगा रहे हैं, काफी ऊपर की प्राइस पर बोलियां लगा रहे हैं। क्या वजह आप समझते हैं और कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये जो ऑक्शन हो रहे हैं उससे सबसे पहला सबक तो ये मिलता है कि जब लोगों ने कहा कि सीएजी के एस्टिमेट्स बहुत गलत हैं और बड़े चढ़े हैं, वो गलत प्रूफ हो गया। इतने जो ऑक्शन जिस रेट से जा रहे हैं उससे पता लगता है कि सरकार को 1,86,000 नहीं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, दूसरा इससे ये पता लगता है कि इंडस्ट्री को अभी इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगले 5 साल में कोल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में डबल हो जाएगा। तो इसलिए भी मेरे ख्याल से इतनी हाई स्टेक्स आ रही हैं। तीसरा, हालांकि कोल इंपोर्ट के लिए अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हमारे यहाँ पोर्ट की फैसिलिटीज इतनी पुअर हैं कि जबरदस्त डैमरेज देना पड़ रहा है लोगों को जो कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए और ये देखते हुए कि ये जो कोल ब्लॉक्स हैं इनमें इमीडिएटली माइनिंग शुरू की जा सकती है और कोल अभी इमीडिएटली अवेलेबल होगा, इस रीजन से ये प्राइसेज इतने हाई जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि कंपनियों के नुकसान की बात है, लेकिन इवेंचुअली फिर क्या आपको लगता है कि अगर कंपनियां इतना महंगा कोयला खरीदने के लिए तैयार है या फिर उनकी कॉस्ट जो प्रोडक्शन की इतनी बढ़ने वाली है, तो फिर क्या उसका असर आप कंज्यूमर पर भी पड़ता हुआ देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहां तक पावर सेक्टर का है, जो ऑक्शन का तरीका अपनाया गया है उसके हिसाब से पावर की प्राइस आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें ऑक्शन का सिस्टम इस तरह से तैयार किया गया है कि पावर की प्राइस ज़्यादा नहीं हो। जहां तक नॉन पावर सेक्टर का सवाल है, अब जो लोग अगर इंपोर्ट करके अपने कंपनी चला रहे हैं, अगर वो उसी प्राइस पे अगर अपनी खुद की माइन करके और प्रोडक्शन करेंगे तो उससे प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने का सवाल नहीं उठता है ना। और इससे एक फायदा ये होगा कि ओपन मार्केट प्राइस सही तरीके से डिस्कवर होने लगेगी इंडिया में। लेकिन पारेख साहब, क्या सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स को रिटेन करने के लिए कंपनियां इतनी एग्रेसिव बोली लगा रही है, या फिर वाकई में इन कॉल ब्लॉक्स में इतनी वैल्यू, इतनी वर्थ है, उस लिहाज से कंपनियों को अभी भी इन लेवल्स इतनी ज्यादा पैसे देने में कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से दोनों भी रीजन है, क्योंकि जिन कंपनीज का अपना प्रोडक्शन अभी उन कोल ब्लॉक्स पे डिपेंड कर रहा है, उनको ये जरूरी है कि किसी भी हालत में उस कोल ब्लॉक को रिटेन किया जाए जहां तक पॉसिबल है। और दूसरा ऐसा है कि जब इंपोर्ट के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास कोल यूज करने का, तो फिर आप कम से कम उस तरह की बोली तो लगाएंगे ताकि आपकी कोल इंपोर्ट की प्राइस से के करीब आसपास में रहे। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंपोर्ट में बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि पोर्ट्स में कैपेसिटी नहीं है और इसलिए बहुत बड़ा डैमरेज देना पड़ रहा है कोल इंपोर्टर्स को। इसलिए जहां तक हो सकता है लोग अपनी माइन से प्रोडक्शन शुरू करके और अपना कोल यूज करना चाहेंगे, इसलिए भी ये प्राइसेस इतनी हाई आ रही। जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं इन ऑक्शन के, जो कुछ भी इंडिकेशन आ रहे हैं, पारेख साहब आपको क्या लगता है, क्या ये बात अब अच्छे तरीके से मान लेनी और समझ लेनी चाहिए कि किसी भी जो यूं कहें कि जो सरकार की या देश की जो संपत्ति है उसको बेचने का या फिर जो प्राइवेट हाथों में या फिर पब्लिक कंपनियों को भी देना है, उसके लिए ऑक्शनिंग करना ही सबसे बेहतर तरीका है? क्या ये बात साफ प्रूव हो रही है? हाँ, और कोई दूसरा रीजन नहीं हो तो मेरे ख्याल से ऑक्शन सबसे सही तरीका है।
और दूसरे कोई रीजन हो सकते हैं जिसके कारण ऑक्शन नहीं एम्प्लॉय किया जाए, लेकिन जहां तक हो सकता है ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए ऑक्शन ही सबसे अच्छा तरीका है। और यही मैंने 2004 में कोल सेक्रेटरी होते हुए सजेस्ट किया था कि ऑक्शन का सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। एक और बात आपसे जानना चाहता हूं, कई कंपनियों की मजबूरी होगी, हालांकि सरकार के लिए एक अच्छी बात है कि उनका खजाना बड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, भारी भरकम पैसा उन्हें इस ऑक्शन से मिलेगा, लेकिन क्या कंपनियों के लिए किसी तरह की कोई एग्रेसिव बिडिंग से बचने के लिए या फिर इतनी ज्यादा बिडिंग ना हो उसके लिए किसी तरह की कोई राहत देने की जरूरत है या कोई और फॉर्मूला निकालने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी सोचता हूं कि अगले जो ऑक्शन होंगे जो ऑपरेटिंग माइंस नहीं है उनमें शायद इतना एग्रेसिव बिडिंग नहीं हो, क्योंकि अभी जो नए ब्लॉक्स आएंगे जिसमें अभी लैंड एक्विजिशन वगैरह की प्रॉब्लम है, उनमें कंपनीज थोड़ा कंपेरेटिवली ध्यान से ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि वो जो क्लियरेंसेज वगैरह आनी है, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हैं, वो सब उनको फैक्टर करने पड़ेंगे। अभी ये जो माइंस ऑपरेटिंग माइंस हैं उनमें ये सब इश्यूज नहीं है, इसलिए भी इतनी प्राइसेस हाई जा रही हैं, लेकिन इतनी हाई प्राइसेस शायद फ्यूचर में नहीं रहे। ओके, शुक्रिया पारिक साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालकर इन पूरे मामले पर विस्तार से अपनी राय देने के लिए। तो फिलहाल शुरुआती दौर में ये जरूर है कि कंपनियां बड़ी एग्रेसिव बिडिंग कर रही हैं कॉल ब्लॉक्स के लिए, लेकिन शायद आगे चलते हुए ट्रेंड थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ नजर आए। ये राय पारिक साहब की आती हुई दिख रही है। बाजार इस बीच बेहद मजबूत स्थिति में 100.2% सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती बरकरार। बजट का फोकस हमारा बरकरार रहेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ होंगे अमर उजाला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर MK वेणु। बताएंगे इस बजट में क्या होगा एक्शन, इस पर होगी हमारी खास चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ। और बजट आने में अब 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है। देश दुनिया को अच्छा मैसेज देने के लिए मोदी सरकार के लिए इससे बढ़िया और बड़ा मौका नहीं हो सकता। उम्मीदें काफी ज्यादा है, चैलेंज डिलीवर करने का है। बजट तक सीएनबीसी आवाज पर हम उन मुद्दों को आपके सामने रखेंगे जिन पर इस बार एक्शन जरूर होना ही चाहिए। सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया आज बता रहे हैं कि क्यों 9 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास अब वक्त कम रह गया है और क्यों ये बजट मोदी सरकार के लिए मैक या फिर ब्रेक बजट साबित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। एक प्रकार से बहुत ही रूपांतरकारी होना चाहिए इस बजट को। 28 फरवरी को बजट आने वाला है और नरेंद्र मोदी की सरकार को उस दिन 29 हफ्ते हो चुके होंगे। सरकार अब ये नहीं कह सकती है कि ये बजट जो है सिर्फ सालाना हिसाब किताब का एक ऐलान भर है, लेकिन जो बड़े वादे मोदी जी ने किए हैं, जो सपने उन्होंने देश को दिखाए हैं, अगर उनको पूरा करना है तो यही वो हफ्ता होगा, यही वो 28 फरवरी है कि इनको बड़े काम करके दिखाना ही पड़ेगा। वो तेज ग्रोथ का भरोसा दिला सकते हैं ताकि देश में गरीबी कम हो, लेकिन ग्रोथ आएगा कैसे ये उनको स्पेसिफिक तरीके से बताना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पॉलिटिकल इकोनॉमी के पुराने माइंडसेट को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम ये समझते हैं कि दिल्ली अभी भी बहुत दूर है। बजट में उनको कुछ बड़े और कड़े फैसले करके दिखाना ही पड़ेगा। उनके पास वक्त कम क्यों है, ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। 2014 मई में जब चुनाव हुआ, उसके बाद जुलाई का बजट एक प्रकार से होल्डिंग ऑपरेशन था और उस होल्डिंग ऑपरेशन के बाद पहला बड़ा बजट अब 2015 में जब आएगा तो दिल्ली के चुनाव हो चुके, बिहार के चुनाव होने वाले हैं, इसकी फिक्र को भूल के उनको बड़े रिफॉर्म पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े रिफॉर्म को अंजाम देते हुए अमल में लाने में कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं। तो 2016 में पश्चिम बंगाल पर फोकस नहीं, अमल पर फोकस रखना पड़ेगा। तब जाके 17 और 18 में आपको इकोनॉमी में कुछ मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा, कुछ फल आता हुआ दिखलाई पड़ेगा, कुछ शुरुआत होगी जॉब क्रिएट करने की और ग्रोथ को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की। अगर हम 10% ग्रोथ की बात करते हैं तो यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान 2017-18 के ये चुनाव होंगे और चुनावी साल होगा 2019, जहां आप लोकसभा चुनाव के लिए पहुंच जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इसी साल अगर बड़े फैसले नहीं होते जो इस देश की तरक्की की कहानी को स्पेसिफिक ढंग से आगे बढ़ाएं, अगले 2-3 साल में उस पर अमल होता हुआ दिखे,
रहे और तब आप चुनाव में जाएं तो आपके वादे पूरे होते हुए दिखेंगे। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमर उजाला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर एमके वेणु। एमके वेणु, हमारी थीम ये है कि वक्त है अभी और आज। क्या इस पे ये आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि नहीं, बजट के बाहर भी बड़े काम होते रहेंगे, बजट से आप क्यों उम्मीद करते हैं सब? संजय, देखिए, ये बजट सारे जो इन्वेस्टर हैं और जो बिजनेस, छोटे और बड़े बिजनेसेस, वो ये कह रहे हैं कि ये बजट मेक और ब्रेक बजट है और उन्हें जितनी अपेक्षाएं मोदी जी से थी और जो बड़े बड़े आइडियाज जो मोदी जी ने सामने रखे थे पिछले साल जो इलेक्शन जीत के आए थे, उसका एक स्पेसिफिक जो अमल, जो जैसे आप कह रहे थे, वो इस बजट में देखना चाहते हैं, क्योंकि पहले बजट में टाइम नहीं था और वो एक बड़ा होल्डिंग ऑपरेशन था जेटली जी का। तो इस बजट में वो साफ देखना चाहते हैं कि किस तरह टैक्स रेजीम, जैसे बिल्कुल बिजनेसेस को रोकने के बजाय बढ़ावा दे और स्टेबिलिटी ऑफ टैक्स रेजीम हो, वो बिल्कुल बजट में उसका पूरा वो एक फ्रेमवर्क देखना चाहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा, संजय, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल गिरा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हुआ पड़ा हुआ, उसको किस तरह रिवाइव करते हैं। और इसमें पब्लिक सेक्टर का रोल, अभी सुरेश प्रभु जी ने इसकी बात करी है, जेटली के एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने बात करी, किस तरह सरकार इसको बड़ा पुश दे, जैसे रोड सड़कों के प्रोजेक्ट में कह रहे हैं 70% सरकार तो यहाँ पर करेगी। तो ये जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा और यहाँ से इन्वेस्टमेंट का नया दौर शुरू होगा, ये मेरा मानना। बिल्कुल। तो वेणु, यहाँ पर डिबेट यही है कि सरकार अगर फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्मण रेखा को मान करके सरकारी खर्च अगर शुरू नहीं करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाओं पर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर शुरू नहीं होता है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर को और विदेशी निवेश, जिसके बारे में इतनी बातें हमको बताई जाती हैं कि एफडीआई हम लेकर के आएंगे, उनको कोई आशा बंधेगी अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होता है तो? और अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता भी है तो पैसे आएंगे कहां से? संजय, आप अपने चैनल में किसी भी विशेषज्ञ से बात करो, स्टॉक मार्केट जो एफआईआई इन्वेस्टर, वो हमेशा आपको ये बताएंगे कि जो विदेशी निवेशक है वो पहले डोमेस्टिक निवेशक को देखता है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं, उसके बाद उसके पीछे आता है। तो इस वक्त ये हालत है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, जो प्राइवेट कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, उनकी बैलेंस शीट बड़ी बिगड़ी हुई पड़ी है और बहुत डेट उन पे है और उनसे नया इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सरकार को और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को एनटीपीसी और जो बड़ी बड़ी जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां, अगर वो शुरू करें मामला और उनके पास पैसा है, इससे वित्तीय घाटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास अपने रिजर्व्स हैं, तो उसको देख के शायद विदेशी निवेशक भी आएंगे। इस वक्त संजय, दो लोगों के पास पैसा है, विदेशी निवेशक और पब्लिक सेक्टर कंपनियां, और इनको तो आप ये बताएं, बड़ा जरूरी है। बिल्कुल वेणु, आप ये बताएं, आपको लगता है कि आपने एनटीपीसी का जिक्र किया, कोल इंडिया हो सकता है, ओएनजीसी हो सकता है, इस प्रकार के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनके पास करीबन 2.5-3 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। क्या इनको प्राइवेट सेक्टर वाली जो एनर्जी होती है उसकी तरीके से इस बार के बजट में छूट दी जाएगी कि जाइए कंपनियां खरीदिए और इन्वेस्टमेंट शुरू करिए आप? संजय, बिल्कुल यही फ्रेमवर्क की जरूरत है। और मुझे याद है आपके सीएनबीसी आवाज के जो दिल्ली में फंक्शन हुआ था, उसमें पीयूष गोयल ने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि एनटीपीसी के बैलेंस शीट के स्ट्रेंथ पे, उसके जोर पे सरकार $20 बिलियन तक विदेशी डेट ले सकती है। और उसके बाद मैंने देखा कि एनटीपीसी के अखबारों में इश्तिहार आने शुरू हो गए कि उन्होंने जो पावर प्रोजेक्ट जो बीच में रुके पड़े हुए उसको वो खरीदने को भी तैयार है, उन्होंने विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं। और इसी तरह अगर रेलवेज पैसा उठाएं और रेलवेज जो सुरेश प्रभु बोलते हैं अगले 5 साल में अगर वो 5 लाख करोड़ अगर खर्च करने की स्थिति में हो, तो इसका अगर फ्रेमवर्क, इसमें जो लैंड एक्विजिशन, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रल स्टेट के जो कोऑर्डिनेशन, अगर ये हो जाए तो कुछ मैं कहता हूं कि 8-9% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान का कहीं नहीं गया। आखिरी सवाल जो सबसे जरूरी काम है, 8 ऑर्डिनेंस लेकर के आए, लैंड का मसला हो या जीएसटी का मसला हो, पार्लियामेंट को साथ में लेकर के चलना जरूरी है। ज्वाइंट सेशन की बात बुलाते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का शायद डर दिखाने का भी काम हो सकता है। तो इस बजट सेशन में बिल पास कराने के अलावा बजट में जो बड़े और कड़े रिफॉर्म की हम बात करते हैं, जिसमें लेबर भी शामिल है, ऐसे कदम आने की उम्मीद है?
संजय, ये जो बड़े जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म जो हैं वो जो ऑर्डिनेंसेस जो सरकार ने पास करी हैं, खासकर लैंड ऑर्डिनेंस पे मुझे जो दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो दिख रहा है कि ऑपोजिशन सब साथ आ रही है और संघ परिवार, उनके स्टेटमेंट्स भी आए हैं, वो भी लैंड ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं। फार्मर्स, किसानों के अनुमति के बिना वो नहीं चाहते हैं कि लैंड सरकार खरीदे, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है और ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा, इसके लिए मोदी जी को एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। जो मुझे वो कंसेंसस इस वक्त दिख नहीं रहा, और खासकर दिल्ली के इलेक्शन के बाद थोड़े ऑपोजिशन के तेवर और तीखे मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएनबीसी आवाज पर आज हमने अपने दर्शकों को ये बताया कि प्रधानमंत्री के लिए और वित्त मंत्री के लिए बड़े और कड़े फैसले करना क्यों जरूरी है इसी बजट में। कल हम आपके साथ एक दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय होगा कि रोजगार देने के लिए ये बजट क्या क्या कदम उठा सकता है। तो ये था हमारा बजट पर खास कवरेज, और इस बीच आप देख सकते हैं बाजार काफी मजबूत दिन के हाई पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 125 अंकों की मजबूती आपको नजर आएगी सेंसेक्स में, और निफ्टी लगभग 30 अंक ऊपर है। 8,843 का हमने हाई बनाया, उसके बेहद करीब निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूती का रुझान बरकरार। 830 स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 450 शेयरों में कमजोरी का रुझान। तो लगातार छठा दिन है आज तेजी का भारतीय बाजारों में। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शुभ आवाज IPL। नमस्कार।